आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है। ये क्या बताता है। इस प्रकार से n कणों के निकाय मतलब n कणों से मिलकर बने हुए किसी निकाय के लिए इसे हमें व्युत्पन्न करना है कि रेखीय संवेग संरक्षण नियम क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमने कल्पना कर रखी है कि हमारे पास एक निकाय है। ठीक है, निकाय की स्थिति को हमने कुछ इस प्रकार लिया। निकाय को एक तरह से पिंड के रूप में ही मान ले। यदि कोई पिंड होता है या निकाय होता है, बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है, ये हम मानते हैं। जैसा प्रश्न में दिया हुआ है, हम ये मान लेते हैं कि वह n कणों से मिलकर बना हुआ है, एन कणों से निर्मित है। तो एन कण यहाँ पर हमने उनकी स्थितियां कुछ इस तरह ले ली। सभी कणों को तो हम नहीं दर्शा सकते, परंतु कुछ कणों को हम दर्शाते हैं। इसके लिए उनके क्रमशः निकाय के लिए उसके प्रत्येक कणों के लिए उसके द्रव्यमान को m1 m2 m3 इस प्रकार से बहुत सारे कणों से मिलकर n कणों से मिलकर वह बना हुआ है। तो अंतिम में mn कण हमने उसको नाम दे दिया। ठीक है, अब इस प्रकार हम बोलते हैं कि निकाय है। निकाय के लिए उसका कोई ना कोई द्रव्यमान केंद्र होगा। द्रव्यमान केंद्र होगा तो उसकी स्थिति हमने कुछ यहाँ पर मान के रखी है, केवल हमने माना है। और इन पूरे कणों के लिए उसके द्रव्यमानों को यदि जोड़ दिया जाता है तो वो कुल द्रव्यमान को हम द्रव्यमान केंद्र पर ही स्थित मानते हैं या वहीं पर केंद्रित मानते हैं। तो द्रव्यमान केंद्र के लिए उसका द्रव्यमान कैपिटल एम के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसका मान प्रत्येक कणों के लिए उसके द्रव्यमान के योगफल के बराबर है। ठीक है, ये हमने समझ लिया। और ये m4 और ये पूरे कहाँ तक के लिए, mn तक के लिए है। ठीक है, ये हमें द्रव्यमान केंद्र पर निकाय के लिए उसके कुल द्रव्यमान को बताया जा रहा है। कुछ इस तरह से हमने इसे प्रश्नित कर दिया। अब रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है, इसके आधार पर हम परिभाषा देखिए। इसके परिभाषा के आधार पर यदि हमने संवेग संरक्षण का नियम यहाँ पर लिखा हुआ है, नियम के आधार पर हम ये बता पा रहे हैं कि कोई निकाय है। निकाय को हमने देख लिया, निकाय जो n कणों से मिलकर बना होगा और प्रत्येक कण के लिए उसका द्रव्यमान m1 m2 से हमने प्रेषित कर रखा हुआ है। ठीक है, किसी निकाय के लिए बाह्य बल की अनुपस्थिति, यदि उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है तो निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है वो नियत वेग से यदि गति करता है, तो इस स्थिति पर निकाय का जो रैखिक संवेग होता है वो नियत होता है, ये पूछा जा रहा है। बाह्य बल की अनुपस्थिति है मतलब बाह्य बल वहां पर नहीं लग रहा है इस निकाय पर कहीं से भी। तो यहाँ पर केवल दो, यहाँ पर जो कण हैं, कणों के बीच जो बल लगेगा उन्हें अन्योन्य बल के रूप में हम प्रस्तुत करेंगे। और यही हमें बताता है संवेग रेखीय संवेग संरक्षण नियम को। अब इस प्रकार निकाय हमारे पास मौजूद है, उसके लिए हम देखते हैं कि देखिए निकाय को तो हमने माना कि वो n कणों से मिलकर बना हुआ है और प्रत्येक कण के लिए उसके द्रव्यमान को हमने दर्शा दिया है स्मॉल m1 m2 m3 से क्रमशः है। अब इस तरह किसी निश्चित समय पर बात करते हैं तो किसी क्षण पर उस निकाय के लिए प्रत्येक कणों के संगत उनकी जो समय हमने लिया है किसी क्षण t पर, यहाँ t समय पर हम ले लेते हैं उसे, t समय पर जो प्रत्येक कण है, प्रत्येक कणों के लिए क्रमशः उनकी स्थितियां स्थिति सदिश के रूप में व्यक्त की गई, जिसे हमने क्रमशः r1 सदिश, r2 सदिश, r3 सदिश कुछ इस तरह से लिया हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पर है। और इस संगत पर उनके उस क्षण पर, उसी क्षण पर उनके वेग क्रमशः हमने लिए हुए हैं क्रमशः रूप से v1 v2 v3 और कुछ इसी तरह से आगे के क्रम पर उनके मान को लिया हुआ है। तब हम इस निकाय के लिए उसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को किस प्रकार से स्पष्ट करेंगे। तो निकाय के लिए उसकी स्थिति हम कैसे लिखते हैं, इसे हम लिखेंगे r यहाँ पर cm से। ठीक है, r cm यदि हमने लिखा तो यहाँ पर मानेंगे प्रत्येक कणों के लिए m1 r1 सदिश के रूप में, m2 r2 सदिश के रूप में, इसी तरह m3 r3 सदिश के रूप में। और यहाँ पर बहुत सारे n कण मौजूद हैं हमारे पास, तो अंतिम कण को हमने लिख लिया mn कण और उनके लिए स्थिति सदिश को rn से और सदिश के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया। और नीचे हम क्या लिख लेते हैं, नीचे हम लिख लेते हैं संपूर्ण कणों के लिए उसके द्रव्यमान को यदि हमने जोड़ दिया है या उसका योगफल है वो m3, और इसी तरह से ये बनते हैं mn तक। ठीक है, अब इसे क्या लिखा जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं आगे r cm करके। ठीक है, लेकिन हमने जाना है कि ऊपर के लिए जो मान है m1 r1 सदिश के रूप में, इसी तरह क्रमशः रूप से m2 r2 सदिश के रूप में, और इसी तरह से m3 r3 सदिश के रूप में सभी मानों को दिखा और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। ठीक है, और नीचे हम इसे क्या लिख सकते हैं, पूरे प्रत्येक कणों के लिए उसके द्रव्यमान के योग को हमने लिखा है कैपिटल M से। ठीक है, यह बताता है। और यहाँ पर हम यदि इसे पक्षांतरित करें, ठीक है, हमने पक्षांतरित कर दिया m r cm के रूप में। ये जो हमें मान मिला हुआ है, ठीक है, ये जो मान हमें मिला हुआ है वो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को बता रहा है, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश को। तो इसे हम ले लेते हैं समीकरण 1 फिलहाल। समीकरण 1 हमने ले लिया। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यदि हमें वेग निकालना है द्रव्यमान केंद्र का, स्थिति तो हमें मिल गया, तो हमें इसे क्या करना होगा, टी के सापेक्ष हमें अवकलन करना होगा। सापेक्ष यदि हम उसे अवकलन करते हैं तो उसे क्या लिखेंगे हम, इसे देखिए m को तो हमने बाहर ले लिया, इसे हमने लिखा d अनुपात dt के रूप में r cm। ठीक है, इसका मान होगा सदिश के रूप में। इसी तरह d अनुपात dt के रूप में हमने m वहां पर लिया, r1 सदिश के रूप में इसे लिया,
इसी तरह डी अनुपात डी टी के रूप में एम, यहाँ पर M1 था और यहाँ पर M2, और क्रमशः उनके लिए उसकी स्थिति सदिश R2 के रूप में। इसी तरह सभी पदों के लिए हमें इसका मान निकालना होगा और M3 और R3 सदिश के रूप में कुछ इस तरह हमारे पास मान बनते हैं। इन्हें क्या लिखा जाएगा संयुक्त रूप से M, यहाँ पर हमने कैपिटल लिया, और देखिए जो द्रव्यमान केंद्र के लिए उसकी स्थिति सदिश को यदि t के सापेक्ष यहाँ पर हमने अवकलन किया हुआ है तो VCM मतलब द्रव्यमान केंद्र के लिए उसके वेग को उसने बताया। ठीक है, इसी तरह यदि हम देखें तो स्मॉल m V1, इसी तरह स्मॉल m2 V2 सदिश के रूप में, इसी तरह m3 V3 सदिश के रूप में हमारे पास मान बनते जाएंगे। ठीक है, ये हमें मिला हुआ है। तो VCM को यदि हमने इस तरफ रखा हुआ है तो बाकी मान हमारे पास देखिए, द्रव्यमान केंद्र के लिए वेग के मान को हमने प्रत्येक कणों के लिए उनके यहाँ पर द्रव्यमान और उनके वेग के सदिश के रूप में योगफल के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, यही हमें क्या बता रहा है, जब इस समीकरण 2 से यदि हम इसे प्रस्तुत करें तो ये हमें बता रहा है कि द्रव्यमान केंद्र का वेग का समीकरण, हमें बाह्य बल की अनुपस्थिति यहाँ पर दर्शानी है। तो बाह्य बल को किसे हम यहाँ पर संबंधित करते हैं, उसे हमें करना होगा v के रूप में। यदि v को हम t के सापेक्ष फिर से अवकलित करें तो हमें क्या मिलने वाला है, द्रव्यमान केंद्र के लिए उसका त्वरण का सूत्र मिलने वाला है। तो इसे हम क्या करते हैं, t के सापेक्ष फिर से हमने अवकलन किया है। ठीक है, किसका, समीकरण 2 का सापेक्ष अवकलन। तो इसे क्या लिखेंगे, देखिएगा, यदि हमने m को फिर से इस तरफ पक्षांतरित किया, m को केवल हमने यहाँ पर लिख लिया है, और इसका मान बनता है d अनुपात dt VCM के सदिश के रूप में। ठीक है, t के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं। इस प्रकार m1 हमने लिखा, d अनुपात dt यहाँ पर बनता है V1 सदिश के रूप में। इसी तरह m2 को हमने बाहर लिया, d अनुपात dt के रूप में V2 लिया है, V2 सदिश के रूप में। इसी तरह m3 और d अनुपात dt के रूप में हमने इसे V3 के रूप में सदिश के रूप में व्यक्त कर रखा है। ठीक है, अब हम इसे संयुक्त रूप से क्या लिखते हैं, देखिएगा, यहाँ पर हमने इसे लिखा कैपिटल M, यदि इसका मान है तो हम इसे लिखते हैं त्वरण के रूप में, द्रव्यमान केंद्र के त्वरण का सूत्र। और यहाँ पर क्रमशः M1 A1, इसी तरह M2 A2 लिए हमने उनके द्रव्यमान और उनके त्वरण के लिए उनकी स्थितियों को लिख लिया है। ठीक है, A3 सदिश के रूप में। इस तरह हमारे पास कुछ ऐसे मान मिल रहे हैं। तो ये हमें देखिए द्रव्यमान केंद्र के लिए उसके त्वरण का सूत्र यदि हम देखते हैं तो उसका मान कितना आता है हमारे पास। इस प्रकार हमें देखिए कि द्रव्यमान केंद्र के लिए उसका त्वरण का सूत्र हमें मिल गया है। द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर है और उसका त्वरण। ठीक है, ये हमें उसका सूत्र मिला। अब पहले से हम इसके जस्ट पहले वाले समीकरण को देखें। समीकरण को यदि हमने देखा यहाँ पर तो वो क्या था, कैपिटल M ACM सदिश के रूप में। और यदि प्रत्येक पदों को हम देखें तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, M1 A1। मतलब यदि क्या होता है, न्यूटन के द्वितीय नियम से किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वो उनके द्रव्यमान और उनमें उत्पन्न हुए त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अब यदि हम उस समीकरण के आधार पर देखें तो इसे हम लिख सकते हैं F1 रूप में तथा F2 के रूप में, इसी तरह F3 के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। प्रत्येक कणों पर लगने वाले उन पर बलों के परिमाण को Fn के रूप में, सदिश के रूप में हमने इसे लिख लिया। ठीक है, अब हम उन संपूर्ण बलों को क्या लिखें, ACM के रूप में। संपूर्ण बलों को एक साथ यदि जोड़ा जाता है तो हमने इसे क्या लिख दिया, हमने इसे F के रूप में प्रस्तुत किया, और यहाँ पर कुल या नेट बल बोलते हैं, और ये जो होंगे ये बल होंगे बाह्य बल के रूप में। ठीक है, बाह्य बल के रूप में हमने इसके मान को ले लिया। अब ये जो सूत्र हमें बता रहे हैं ये पूरे निकाय के लिए उसके गति के समीकरण को स्पष्ट करता है कि द्रव्यमान केंद्र की गति से संपूर्ण पिंड की गति की व्याख्या हम आराम से कर सकते हैं। देखिए, प्रत्येक कणों के लिए उसकी गति की व्याख्या उस पर लगने वाले बल के आधार पर हमने कर रखी है। अब यदि बोला जा रहा है कि यदि निकाय पर कुल बल, निकाय पर यदि बाह्य बल, यदि हमने इसे बाह्य बल के रूप में लिया, कुल बाह्य बल के रूप में, चलिए स्पष्ट करते हैं। तो बाह्य बल का मान यदि यहाँ पर 0 है, ठीक है, तो 0 है तो हम इसे क्या लिखेंगे, M यहाँ पर ACM और बराबर 0। देखिए, द्रव्यमान केंद्र और द्रव्यमान केंद्र के लिए उसके त्वरण और उसके कुल द्रव्यमान के गुणनफल का यहाँ पर मान 0 है। अब यदि हमने क्या किया, m को यहीं पर रखा, और देखिए त्वरण को हम क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान केंद्र के त्वरण को हमने यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र की गति को समय के साथ अवकलित के रूप में या अवकलन के रूप में लिख दिया है। ठीक है, मतलब वेग में परिवर्तन की दर के अनुसार हमने उसे लिखा। dt वहाँ पर चला जाएगा तो m यहाँ पर आएगा, और m को यदि हमने लिखा dVCM के रूप में लिखा, और इसका मान होता है 0। इस प्रकार हम बोलते हैं, बात करते हैं m। और देखिए, वेग, द्रव्यमान केंद्र का वेग परिवर्तन है, परिवर्तन को क्या लिखें, VCM हमने लिखा दूसरी स्थिति पर, और इसे लिखा VCM पहली स्थिति पर। ठीक है, इसका मान होता है 0। इसका मतलब हम क्या बोल पाते हैं, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है संवेग। तो संवेग को क्या लिखें, m यहाँ पर VCM दूसरी स्थिति पर, और जो यहाँ पर संवेग का मान होगा MVCM पहली स्थिति पर। मतलब संवेग का मान तो नियत होगा, तो यहाँ पर हमने ले लिया PCM के रूप में,
तो ये हमारे पास कितना आता है, ये मान हमारे पास आता है नियत के रूप में। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि संवेग जो है संरक्षित है। मतलब n कणों के निकाय को हमने यदि कणों के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है तो प्रत्येक कणों के लिए उसका जो द्रव्यमान केंद्र का संवेग होता है वो नियत होता है बाह्य बल की अनुपस्थिति में। यही हमें क्या बताता है, यही हमें बताता है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो n कणों के लिए रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को हमने इस प्रकार प्रतिपादित किया है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।